वेलकम टू एमकेआर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो भी हमारा ये चैप्टर है इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन किए जाएंगे। चैप्टर की क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अलग से बनाई गई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले चैप्टर को समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो है उस वीडियो को भी देख लेना है। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों तरफ के जो मैटर्स हैं उनके बारे में हमें समझना है। अब मैटर क्या होता है सबसे पहले यही समझ लेते हैं। सो मैटर के बारे में दिया है, मैटर इज द सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है यानी कि जगह को घेरता है, उसी को कहा जाता है मैटर। उसी सब्सटेंस को मैटर कहेंगे। एक लाइन और दी गई है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो भी मैटर है ना वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें मैटर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर जैसे कि नोटबुक, आप जिस नोटबुक में इस वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हो ना, वो मैटर है। इसी तरह से पेन भी मैटर है। जो रात के समय आपको स्टार्स यानी कि तारे दिखाई देते हैं वो भी मैटर है। दिन के समय दिखने वाला सन भी मैटर होता है। हमारी अर्थ एक प्लेनेट है, ये भी मैटर है। इसी तरह से एयर, एयर जो है अब वो भी जगह को घेरती है। बलून लो, उसमें हवा को फूकेंगे तो बलून के अंदर की जगह को वो घेर लेती है, तो एयर भी हमारी मैटर होगी। इसी तरह से ह्यूमंस यानी कि आप और मैं, हम भी मैटर ही हैं। हम सारी जो भी यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो सभी की सभी चीजें स्पेस ऑक्युपाई भी करती हैं और उनका मास भी होता है, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे मैटर। अब आगे मैटर के बारे में दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स हैं उनके कुछ गुण होते हैं। कौन से पार्टिकल्स के? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना होता है, उसके कुछ गुण यहां पर हमें दिए गए हैं। 3 गुण होते हैं। पहला यहां पर है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, स्पेस होता है। और इसी तरह से यहां पर है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जो भी यहां पर ये 3 गुण हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको डिटेल में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो किस तरह से मूव करते हैं यहां पर समझते हैं। यहां पर है, हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। किस तरह से मूव करते हैं पार्टिकल्स मैटर के, तो यहां पर है, पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स तेज मूव करने लग जाते हैं, और टेम्परेचर कम होने पर पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है और कम होने पर कम हो जाती है। इसके आगे दिया है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड हैज लेस। अगर कोई सॉलिड हमारा मैटर है तो उसमें पार्टिकल की मूवमेंट लेस यानी कि बहुत कम होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, और जो हमारे लिक्विड मैटर होते हैं उनमें थोड़ी सी होती है, यानी कि सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट होती है। उसके बाद फास्टर इन गैसेज। जो भी पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो गैसेज में सबसे तेज होती है। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड्स में मतलब ना ज्यादा ना कम, और गैसेज में सबसे तेज होती है। अब कैसे मूव करते हैं ये समझने के लिए एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक ग्लास लेंगे, उसमें इंक हम ड्रॉप कर देते हैं। हम जो भी वाटर है, पानी है इस ग्लास में, उसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। कुछ देर बाद आप देखोगे इस ग्लास में इंक अपने आप से डिसोल्व हो जाती है, वाटर में यूनिफॉर्मली मिल जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव कर रहे थे, इसीलिए इंक जो है वो हर जगह पर वाटर में इक्वली मिक्स हो गई है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई है। सो वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मूव कर रहे थे, और वाटर हमारा क्या होता है, एक मैटर होता है। सो मैटर के पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं हमने एग्जाम्पल के साथ यहां पर समझ लिया है, प्रैक्टिकली भी समझ लिया है।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कैसे होता है इस चीज को समझते हैं, और इसको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्टिकल्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण होते हैं उसमें दूसरे नंबर पर आता है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसको डिटेल में समझते हैं एक प्रैक्टिकल छोटी सी एक्टिविटी करके। नींबू पानी आपने कभी ना कभी पिया होगा, कैसे बनता है इसके बारे में भी आपको पता होगा, उसी से समझ लेंगे कि किस तरह से स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। सो यहां पर है व्हेन वी मेक लेमनेड पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर। जब हम नींबू पानी बनाते हैं, ग्लास में हमने पानी लिया, उसके बाद उसमें चीनी और नमक को घोल दिया जाता है। जैसे यहां पर आप ऊपर देखो, हमने एक ग्लास में पानी लिया, जितना भी पानी लिया है उस पर हमने निशान लगा दिया। अब इसमें चीनी और नमक हमने ऐड कर दिया है। शुगर और सोल्ट ऐड करने के बाद उसको पूरी तरह से मिक्स कर देंगे। जब मिक्स कर देंगे तो जो मार्क हमने किया था इस ग्लास पर वाटर का, अभी भी आप देखो वाटर का जो मार्क है वहीं तक वाटर इसमें आ रहा है। तो शुगर और सोल्ट ऐड करने पर जो भी वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस था, स्पेस को शुगर और सोल्ट ने फिल कर दिया, यानी कि जो भी खाली जगह थी वहां पर शुगर और सोल्ट चला गया और जो भी वाटर लेवल है वो नहीं बढ़ा। इससे ये सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है कि वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसी तरह से कोई भी मैटर होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। ठीक है, यही बात यहां पर की गई है। जब हम लेमनेड यानी कि नींबू पानी बनाते हैं तो वाटर में जो भी दूसरे मैटर होते हैं यानी कि शुगर और सोल्ट होता है, वाटर के बीच में जो भी स्पेस होता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उनमें वो फिल कर जाते हैं और वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। आगे यहां पर दिया है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस सबसे कम होता है सॉलिड में, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा होता है गैसेज में। प्रैक्टिकली हमने समझा ना, इजी समझ में आपको आ गया होगा। अब तीसरे कैरेक्टर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्टिकल्स का तीसरा कैरेक्टर होता है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा हमें। सो प्रैक्टिकली समझने के लिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। वी ओपन वाटर टैप एंड ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर बाय आवर फिंगर, वी कांट बी एबल टू ब्रेक द स्ट्रीम। है हम वाटर टैप जो नल होता है उसको ओपन करते हैं, पानी की जो धारा है स्ट्रीम है उसको अपनी उंगली से, पेन से, पेंसिल से ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, जैसे हम यहां पर इस वाली वीडियो में कर रहे हैं। यहां पर पानी की जो धारा है हमने उसको उंगली से ब्रेक किया तो पानी की अलग अलग दो धाराएं बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन रही है। वो वापस से पानी की जो धारा है वो एक ही हो जाती है। इससे ये सिद्ध हो जाता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहां पर वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वाटर रिमेन टुगेदर, पानी वापस से इकट्ठा हो जाता है, एक ही स्ट्रीम बना लेता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमें दिखाता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम इन सॉलिड। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड वाले मैटर्स में। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में ना तो ज्यादा होता है और ना ही कम होता है, और सबसे कम यानी कि मिनिमम होता है गैसेज में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पार्टिकल्स का सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम बहुत नेग्लिजिबल होता है गैसेज में। जो भी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे सारे के सारे हमने समझ लिए हैं। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर।
चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। जो भी मैटर हैं उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। टोटल 3 स्टेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली है सॉलिड, दूसरी हो जाएगी लिक्विड और थर्ड स्टेट हो जाएगी मैटर की गैस। एक एक करके तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड के बारे में समझते हैं। सॉलिड का यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। जो भी सॉलिड मैटर होता है उसके पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, बिल्कुल पास पास में, इनके बीच में बहुत कम जगह होती है, जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अब सॉलिड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं। पहले पॉइंट में दिया है हैव डेफिनेट शेप। जो भी सॉलिड मैटर होता है हमारा, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर क्या है, सॉलिड मैटर है हमारा, तो उसकी एक डेफिनेट शेप होगी। उसकी शेप अपने आप से कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी चेयर होती है, टेबल होती है, सारे के सारे सॉलिड हैं, उनकी शेप अपने आप से कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जो भी सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, कभी भी अपने आप से चेंज नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर है हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जो भी सॉलिड होते हैं उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि उनकी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। जो भी हमारा पत्थर, लेट्स सपोज हमारा कोई रॉक है, पत्थर है जो कि सॉलिड मैटर होता है, उसकी जो भी बाउंड्रीज हैं वो ऐसा तो नहीं होता ना कि बाउंड्रीज उसकी बढ़ जाएं, जैसा वो है वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट यहां पर थर्ड पॉइंट है हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। जो भी हमारे सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, जैसे पत्थर का हमने एग्जांपल लिया। इसी तरह से इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, यानी कि उनको प्रेस नहीं किया जा सकता है। उन पे अगर हम दबाव डालेंगे तो कोई भी फर्क उन पे नहीं पड़ने वाला। इसके आगे है हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जो भी सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। अपने आप से वॉल्यूम ना तो कम होगा ना ही ज्यादा होगा। वॉल्यूम सॉलिड्स का फिक्स रहता है। सॉलिड्स के बारे में हमने समझ लिया। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड में आप ये इमेज देख सकते हो, लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख सकते हो, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाती है। जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा दूरी पर हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस हमें मिल जाता है। अब लिक्विड के बारे में यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। यहां पर है नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे कि पानी होता है, दूध होता है, किसी भी बर्तन में उसको डाल देंगे तो उसी बर्तन की शेप वो ले लेता है, इसीलिए लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। लिक्विड की कोई भी फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अगर हम पानी को फर्श पे डाल देंगे तो उसकी कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं है, वो किसी तरफ भी बहता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर हैव फ्लूइडिटी एंड लो इनकम्प्रेसिबिलिटी। जो भी लिक्विड होते हैं वो फ्लूइडिटी होती है उनमें, यानी कि वो बह जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे नदी में पानी बहता है वो लिक्विड ही होता है। फ्लूइडिटी की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर बहाव होता है इनका। और ये बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल होते हैं यानी कि इनको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर है हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम अपने आप से कभी भी चेंज नहीं होगा। कह सकते हैं लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड के बारे में समझ लिया, लिक्विड के बारे में समझ लिया। अब बारी आ जाती है गैस की। गैस के जो भी पार्टिकल्स इस इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी गैस है इसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर पार्टिकल्स हैं बहुत दूरी दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा गैप इनके बीच में होता है। अब गैस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है नो डेफिनेट शेप। जो भी हमारी गैसेस होती हैं उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। अगर किसी भी बर्तन में, किसी भी यूटेंसिल में उसको डालेंगे तो वो यूटेंसिल को भी फिल कर देगी और यूटेंसिल से बाहर, यानी कि बर्तन से बाहर भी निकल जाती है। कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है गैस की। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट वाले पॉइंट में नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं। गैस किसी तरफ भी फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में है हैव फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। जो भी गैसेज है ना वो फ्लूइड होती हैं, यानी कि फ्लूइडिटी, बहाव होता है उनमें। गैसेज, हमारी एयर में गैसेज होती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर बह जाती हैं। जब हवा तेज चलती है, एयर चलती है, तो गैसेज एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाती हैं। जो भी हमारी गैसेज हैं वो बहुत हाई कंप्रेसिबल
होती हैं, यानी कि उनको कंप्रेस किया जा सकता है दबाव डाल के। किस तरह से कंप्रेस किया जाता है चैप्टर में हम आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है नो डेफिनेट वॉल्यूम। ये बहुत हाई कंप्रेसिबल होती है, तो इसके वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है कंप्रेस करके। अगर कंप्रेस कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कम कर देंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम कम और ज्यादा भी किया जा सकता है उसको कंप्रेसिबल करके। यहां पर हमने मैटर की जो भी 3 स्टेट्स होती हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर हमने समझ ली हैं। अब चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैटर की तीनों स्टेट्स के बारे में पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि कोई भी स्टेट होती है जो मैटर की, क्या उसको चेंज किया जा सकता है दूसरी स्टेट में। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो कि सॉलिड स्टेट में है, क्या उसको हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं या फिर लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। सो यहां पर दिया है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जो भी मैटर है उसकी स्टेट में चेंज किया जा सकता है 2 तरीकों से। पहला होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में चेंज करके, बदलाव करके। दूसरा तरीका होता है बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर में चेंज करके। जो भी ये दोनों तरीके हैं, मेथड हैं, दोनों को डिटेल में समझते हैं। पहले समझेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जो भी मैटर होता है उसका टेम्परेचर कम या फिर ज्यादा करने से उसकी स्टेट में किस तरह से चेंज होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? यहां पर हमें दिया है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। उसे सब्सटेंस का किसको कहा जाता है? टेम्परेचर को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे टेम्परेचर पर, मतलब कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूं, अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस यानी कि हमारी बर्फ होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। डिग्री से, सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। फॉर्मूला है सिंपल सा, इजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली उस फॉर्मूले से सोल्व कर पाओगे। सो मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमारा एक डायग्राम है, इससे भी समझा देता हूं। ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने आइस क्यूब्स डाल दी हैं, बर्फ के टुकड़े डाल दिए हैं। नीचे बर्नर लगा हुआ है, इसमें यहां पर टेम्परेचर मापने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर है, और ये ग्लास रोड है जो भी आइस है उनको मिक्स करने के लिए। बर्नर को ऑन करते हैं, जो भी हमारे आइस क्यूब्स हैं उनको हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जो भी हमारी आइस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचेगा। 0 डिग्री पर क्या होगा? आइस अपना जो भी सॉलिड फॉर्म है उसमें से वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी, पानी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसी 0 डिग्री सेल्सियस को, टेम्परेचर को कहेंगे आइस का मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल है ना। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत कंफ्यूजिंग रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना अमाउंट ऑफ हीट जिसकी जरूरत होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी उसी हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। डेफिनेशन से हमने समझ लिया। अब रियल में ये किस तरह से वर्क करता है ये समझो। जो भी हमारी इस बीकर में आइस क्यूब्स हैं, हम इसको हीट देंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा। 0 डिग्री पहुंचने पर जो भी आइस क्यूब्स हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। जो सॉलिड है वो लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। बहुत देर तक हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर उसका 0 डिग्री ही रहेगा। 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा। काफी देर तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है हीट देने के बावजूद।
हीट दी जा रही है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। जो भी आइस है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही जो सॉलिड में है आइस क्यूब्स वो लिक्विड में चेंज होती हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। भैया कायदे से तो क्या होना चाहिए, हीट अगर दी जा रही है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता टेम्परेचर इंक्रीज, यहां पर दिया गया है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स है। जो भी यहां पर आइस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए उस हीट का यूज किया जा रहा है। कौन सी वाली हीट का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। इसीलिए टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, और जो भी आइस क्यूब्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए वो हीट यूज हो जा रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब तक आइस का बिल्कुल लास्ट क्यूब, जो भी लास्ट क्यूब होगा वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, तब तक जो भी हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से इंक्रीज नहीं होगा। हीट देते रहेंगे लेकिन फिर भी 0 डिग्री से वो टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इजी सा मैंने आपको समझा दिया है, इजी लगा होगा अब आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया है, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस फील्स कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी हमारा वाटर है वो आइस की स्टेट में भी होता है और वो लिक्विड स्टेट में भी होता है, दोनों स्टेट होती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें आइस रखी है एक साइड में वाटर है। अगर एक हाथ से हम वाटर को टच करें, टेम्परेचर दोनों का सेम है, वाटर को टच करें, दूसरे हाथ से हम अपनी आइस को टच करें, तो क्या होगा, कौन सा ज्यादा हमें ठंडा महसूस होगा? डेफिनेटली आइस जो है वो ज्यादा ठंडी हमें लगेगी। क्यों लगेगी, इसका रीजन समझना पड़ेगा हमें। जो भी आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जस्ट आइस होती है, लेकिन आइस में अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐड कर दें, हमने क्या किया, आइस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LHF यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने ऐड कर दी। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐड करने पर वाटर बनता है, यानी कि वाटर के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा हीट होती है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसीलिए आइस ज्यादा ठंडी होती है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर कम ठंडा होता है, कम ठंडा हमें लगता है। रीजन भी आपने यहां पर समझ लिया। जो भी चेंजिंग इन टेम्परेचर है इससे रिलेटेड हमारे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उनको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। टेम्परेचर में चेंज करके सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करना है, पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया, सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब जो हमें लिक्विड मिला है, क्या उसको गैस वाली स्टेट में चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, टेम्परेचर में चेंज करके ही ये किया जा सकता है। कैसे करना है इस वाले पेज पर समझते हैं। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे, जैसे यहां पर है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें दिया है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एंड फॉर्म गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। है ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो भी हमारा लिक्विड होता है वो बॉइल करना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे और गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसी टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे जो भी सब्सटेंस है, जो भी हमारा लिक्विड है, जब वो उबलना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमारे पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो भी हमारा वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भी वाटर है वो बॉइल होता है, उबलता है। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट तक वाटर को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, वही हमारा सेटअप है जिसमें हमने आइस ली थी। इसको हम लगातार कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो जो भी हमारी आइस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम कंटिन्यू इसमें हीट देते रहेंगे तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता रहेगा, 1 2 3 4 5 है, और टेम्परेचर इसका इंक्रीज होते होते पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वाटर जो इसमें है वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा ना, उसके आगे टेम्परेचर कंटिन्यू नहीं बढ़ेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों होता है ऐसा?
आगे समझते हैं यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? 1 किलोग्राम को लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसी हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। अब होगा क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर पहुंच गया, अभी भी इसको कंटिन्यू हीट हम दे रहे हैं, वाटर बॉईल कर रहा है, लेकिन 100 डिग्री से उसका टेम्परेचर उससे आगे नहीं बढ़ेगा। करके भी देख सकते हैं इसे। इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो भी हमारा वाटर है, जो भी एक्स्ट्रा हीट इसको मिल रही है 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी हीट जो मिल रही है उस हीट का ये यूज करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। वाटर जो लिक्विड बॉईल हो रहा है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, जो भी हीट इसको मिलती है उससे किस में चेंज कर लेता है? लिक्विड से वेपर वाली फॉर्म में, वेपर यानी कि हमारी गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए उस हीट का यूज कर लेता है, और उसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें दिया है द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। जो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचने के बाद भी हम हीट देते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, जिसमें जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज करता है वाटर, और स्टेट चेंज कर लेता है लिक्विड से गैस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पीछे वाले पेज पर हमने समझा था, जिसमें जो भी सॉलिड है वो यूज करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए लिक्विड में, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इस वाले पेज पर हम देख रहे हैं, इसमें जो भी सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए यूज करता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बारे में मैंने क्लियर डेफिनेशन भी दे दी और एक्सप्लेन भी कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर फील्स होटर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात समझो, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो बॉईल करता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। वेपर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक साइड में हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है। कौन से ज्यादा हॉट होंगे? यहां पर अब की बार टच करने की जरूरत नहीं है, जल जाओगे। जो भी वेपर है ना वो ज्यादा हॉट होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से। दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वेपर फील होता है कि वो ज्यादा हॉट हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर में जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि LHV, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, वाटर में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब ऐड हो जाती है तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्स्ट्रा होती है इस वेपर के पास है, यानी कि ज्यादा हीट हुई, इसी वजह से ये वेपर्स जो हैं वो ज्यादा हॉट हमें फील होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो वाटर है उसमें ज्यादा हॉट कौन सा फील होगा? वेपर से फील होंगे, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। बिल्कुल सिंपल से जो कॉन्सेप्ट थे इस वाले पेज पर हमने समझ लिए हैं। मैटर की स्टेट में टेम्परेचर चेंज करने पर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में किस तरह से चेंज किया जाता है इस वाले पेज पर हमने समझ लिया, और पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया। अब जो भी आगे वाले कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे मैटर होते हैं उनमें टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है डिटेल में हमने पीछे वाले पेज पर समझ लिया। क्या क्या हमने समझा कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हमें हीट कर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लिक्विड को हीट दे देते हैं तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल चीजें हमने समझी। अब इसका वाइस वर्सा भी होता है, यानी कि इसका उल्टा भी होता है। अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में कोई मैटर है, उसको अगर हम कूलिंग देंगे, उसको हम ठंडा करेंगे तो वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जो भी हमारा लिक्विड होता है उसको कूलिंग देंगे, हम उसको ठंडा करेंगे तो वो हमारा सॉलिड में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। हीट देने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में होता है, और कूलिंग करने पर गैस से लिक्विड और लिक्विड से
सॉलिड होता है। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आइस है, आइस को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो भी हमारा लिक्विड यानी कि वाटर होता है उसको हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर यानी कि भाप जो कि गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं उनको ठंडा करेंगे तो वो वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद वाटर जो है उसको ठंडा करेंगे तो वो आइस की फॉर्म में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल भी हमने ले लिया किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने पर जो भी हमारे मैटर की स्टेट हैं वो चेंज होती हैं, एग्जाम्पल के साथ हमने समझी। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड से सीधा गैस में कोई चीज चेंज हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। नेक्स्ट पेज पर समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है और कौन कौन से ऐसे मैटर या फिर सब्सटेंसेस हैं, इस वाले पेज पर समझते हैं। यहां पर हमें दिया है सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, यहां पर पढ़ते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है हीटिंग करने पर। जो भी हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है हीट मिलने पर। अगर हीट की बजाय उसको कूलिंग मिलेगी, वेपर्स है मान लो, अगर उसको कूलिंग मिलेगी तो वेपर से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में जो भी सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाते हैं हीट करने पर, और कूल करने पर वेपर से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। वेपर कौन सी फॉर्म होती है? गैसियस फॉर्म होती है। अब कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं? तो एग्जांपल में यहां पर दिया है कैम्फर यानी कि कपूर। जो पूजा के लिए इस्तेमाल होता है कपूर, वही कपूर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। अगर आप कपूर को गर्म करोगे ना, हीट करोगे, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं उसके। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है हीट करने पर, और कूल करने पर अगर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं तो वो वेपर्स सॉलिड में चेंज हो जाते हैं ठंडा करने पर। इसी तरह से नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जो कपड़ों में रखी जाती हैं। कपड़ों को अगर लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो उनमें नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं ताकि उनमें कोई भी कीड़े वगैरह ना लगे। ये नेफ्थलीन बॉल्स भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से कई सारे और भी चीजें हो सकती हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करती हैं। अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है, सिंपल सी, उसको समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर यहां पर चाइना डिश है। चाइना डिश के ऊपर एक फनल को उल्टा करके रखा गया है और फनल के इस वाले एंड में एक कॉटन लगा दी गई है। चाइना डिश में हमने यहां पर कौन सा मटेरियल रखा है? अमोनियम क्लोराइड। हम कैम्फर भी रख सकते हैं या फिर अमोनियम क्लोराइड भी यहां पर हम रख सकते हैं। लेट्स सपोज ये अमोनियम क्लोराइड है। जब अमोनियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे इस सेटअप के साथ तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है। आप देखोगे कि अमोनियम क्लोराइड ना धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा, आपको यहां पर उसके वेपर्स दिखाई देंगे। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा हीट करने पर। जो भी अमोनियम क्लोराइड यहां पर था वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, हीट उसको दे दी जाती है। उसके बाद बर्नर को आप बंद कर दो। बर्नर को बंद करने के बाद जैसे ही यहां का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो जो भी वेपर्स है ना वो वापस से सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। वेपर गैसियस फॉर्म होती है, वो सॉलिड बनने लग जाते हैं। जो भी वेपर्स है ना वो इस फनल के इन एजेस पर यानी कि फनल की जो वॉल्स हैं इन पर वो इकट्ठा हो जाते हैं। यहां पर वो वेपर्स वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है हीट करने पर, और वेपर से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं
कूलिंग करने पर इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। कौन कौन से ऐसे मैटर या फिर सब्सटेंसेस हैं जिनका सब्लिमेशन होता है, यहां पर मैंने आपको बता दिया है। टेम्परेचर में चेंज करने पर मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होती है, सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब बारी आ जाती है कि प्रेशर में चेंज होने पर जो भी मैटर की स्टेट है उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं। इसको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। मैटर की स्टेट को दो तरह से चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर में चेंजेस करके और प्रेशर में चेंजेस करके। टेम्परेचर में चेंज करने पर मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होती है, पीछे वाले पेजेस पर हमने बिल्कुल डिटेल में समझ लिया है। तो अब बारी आ जाती है प्रेशर में चेंज करने पर मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होती है। सो उसके बारे में यहां पर दिया है, इफ वी कंप्रेस गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं सिलेंडर में लेकर, तो जो भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होने पर गैस जो है ना वो लिक्विफाइड हो जाती है, यानी कि गैस से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। बिल्कुल इजी तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यहां पर ये हमारा सिलेंडर है, इसमें हमने यहां पर गैस ली, ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन पे बहुत सारा वेट रख देते हैं। जो भी हमारी यहां पर गैस है ना, इसके पार्टिकल्स आपको ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे। इस पिस्टन को हम दबाएंगे, वेट इस पर डालेंगे, ठीक है। हमने इसको वेट डाला और दबाया। यहां पर देखो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा स्पेस है। लेकिन जब पिस्टन को दबा देंगे तो इनके बीच का जो स्पेस है ना वो कम हो जाता है। अगर इनके बीच का जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का वो कम हो गया तो जो गैस है ना वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। पिस्टन की हेल्प से हमने क्या किया, जो भी गैस यहां पर थी उस पे प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमारे पास है ड्राई आइस। ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उससे ड्राई आइस बनाई जाती है, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर सिलेंडर में लेके बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो जो भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस से सॉलिड तक में भी कन्वर्ट हो जाती है बहुत ज्यादा प्रेशर डालने पर। तो जो भी हमारा प्रेशर है उसमें चेंज करने पर मैटर की स्टेट को किस तरह से चेंज किया जाता है इस वाले पेज पर हमने समझा। अब यहां पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। यहां पर हमारी आइस है जो कि सॉलिड है, यहां पर लिक्विड हमारा वाटर है और यहां पर वेपर्स हैं, यानी कि ये गैस वाली फॉर्म है। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हमें उसमें चेंज करते हैं वाटर में तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहेंगे। उसके बाद लिक्विड के यहां पर गैस में चेंज होने को कहेंगे इवेपोरेशन या फिर वेपोरेशन। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर वेपर्स हैं, वेपर्स का सॉलिड में चेंज होने को सब्लिमेशन कहा जाएगा। अगर इसी साइकिल को अभी हमने इस साइकिल को ऐसे घुमाया है, अगर इस साइकिल को अब हम इसके अपोजिट घुमाएं, यानी कि हम इस तरह से घुमाएं, सॉलिड अगर यहां पर चेंज होगा वेपर में, सॉलिड वेपर में चेंज हो या फिर वेपर सॉलिड में चेंज हो, दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। और जो भी हमारे वेपर्स हैं इनको कूल करते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपर्स का लिक्विड में चेंज होने को कहा जाता है कंडेंसेशन। इसी तरह से जो हमारा लिक्विड होता है उसको सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। हम जो वाटर होता है उसको फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार मेमोराइज कर लो, इजी जो भी आपके ये प्रोसेस हैं याद आपको हो जाएंगे। अगर हम सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में या फिर सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी मैटर को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है यहां पर आपके लिए लिखा गया है और एरो भी बनाए गए हैं। सो टेम्परेचर और प्रेशर से मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। दोनों के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है, तो जो भी मैटर की स्टेट को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर।
चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। सो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन में दिया है अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो भी इवेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमिनन है, यानी कि सरफेस पर ये होता है जिसमें लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है। लिक्विड जो है वो अपनी स्टेट चेंज करके गैसियस स्टेट में चला जाता है, वेपर्स बन जाते हैं। कब बनते हैं, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, किसी भी टेम्परेचर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इवेपोरेशन कब कहेंगे, जब वाटर वेपर्स में चेंज होगा 100 डिग्री से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर, तो उसे इवेपोरेशन प्रोसेस कहा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर अगर वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अब यहां पर जो भी इवेपोरेशन है ना, उससे रिलेटेड हमें यहां पर दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जो भी इवेपोरेशन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी को हम रख देते हैं। जब हम पानी को रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसी पानी को देखेंगे ना, पानी गायब हो जाता है। पानी उसमें से वेपर बन के गायब हो चुका है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो चुका है, वेपर्स बन के वो हवा में जा चुका है। तो यहां पर इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ है। अब इवेपोरेशन प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पे तो हुआ नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने तो ग्लास रूम टेम्परेचर पे रखा था। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 या 25 डिग्री सेल्सियस से। उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, तो हम कहते हैं कि वाटर का क्या हुआ है, इवेपोरेशन हुआ है। ठीक है, सिंपल, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। अब जो भी इवेपोरेशन प्रोसेस होता है उसको अफेक्ट करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। हम पानी ले लेते हैं, आधा लीटर पानी हम एक ग्लास में रखते हैं और आधा लीटर पानी ही हम एक बड़े से बर्तन में रख देते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। यानी कि कहने का मतलब है ज्यादा सरफेस होगा तो जल्दी से इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, कम सरफेस होगा तो इवेपोरेशन में टाइम लगता है, क्योंकि ये सरफेस से ही होता है। तो इसी में यही दिया गया है, इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेज है। अगर कोई छोटा बर्तन हमारा है जिसमें यहां पर पानी है और एक बड़ा सा हमारा बर्तन है, इसमें भी उतना ही पानी है, जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा किसमें होगा, जिसमें एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जिसमें ज्यादा है, इवेपोरेशन जो है उसमें बहुत फास्ट होगा, और सरफेस एरिया कम होने पर इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज टेम्परेचर। मान लो जो भी हमारे ये बर्तन हैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कम करने पर इवेपोरेशन जो है वो स्लो हो जाता है। यही चीज हमें दी गई है, इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। तो आपने देखा होगा ना, गर्मियों में हमारे जो स्वेटिंग होती है, पसीने होते हैं, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट दिया है ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर में प्रेजेंट वाटर की कैपेसिटी। एयर में वेपर की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अगर ह्यूमिडिटी एयर में पहले से ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो होगा, और ह्यूमिडिटी अगर एयर में कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। वही चीज यहां पर है, इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है विंड। विंड यानी कि हवा का बहना। हवा जब चलती है, हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा अगर नहीं चलती है, विंड अगर नहीं होती है तो कपड़े सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। तो यही दिया गया है, इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेज। इवेपोरेशन ज्यादा तेज होता है अगर विंड की स्पीड ज्यादा होती है। विंड अगर तेज होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी होगा, और विंड अगर स्लो होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा। जो भी इवेपोरेशन है और इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनको हमने इस वाले पेज पर समझा। अब कुछ चीजें और हैं इवेपोरेशन से रिलेटेड, उनको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
इवेपोरेशन के बारे में नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर। इवेपोरेशन ऑलवेज गोज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन की वजह से हमेशा कूलिंग होती है, ठंडक होती है। कैसे होती है समझते हैं। यहां पर दिया है द कूलिंग कोज्ड बाय फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल्ड। जब भी इवेपोरेशन होता है तो जो भी लिक्विड है वो क्या होता है, वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वेपर की फॉर्म में चेंज कब होगा, कोई भी लिक्विड है वेपर की फॉर्म में चेंज होने के लिए उसे जरूरत होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसे मिलता कहां से है, जो भी सराउंडिंग्स होते हैं लिक्विड की वहां से मिलता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो सराउंडिंग्स से ले लेता है। तो सराउंडिंग्स जो होती हैं यानी कि जहां पर भी लिक्विड है उसके आस पड़ोस में जो भी चीजें हैं वो ठंडी हो जाती हैं, वो कूल हो जाती हैं। इजी तरीके से बताऊं आपको, जैसे यहां पर हमारे पास ये एक पेन है, ये अभी गर्म है, इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां पर इसमें पानी डाल दिया जाएगा। पानी इसमें डालेंगे तो जो वाटर है इस पेन से हीट लेके वेपर की फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। वाटर ने क्या किया, इस पेन से हीट ले ली है। कौन सी हीट ली है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर ने इसकी हीट को ले लिया तो पेन कैसा हो जाएगा, पेन हीट लूज करेगा। अगर पेन की हीट वाटर ले गया तो ये अपने आप ठंडा ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, क्योंकि इसने हीट जो है वो वाटर को दे दी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए वाटर से वेपर में। अब ये जो भी इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से कूलिंग होती है, इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट में दिया गया है, ये बेनिफिट नहीं है, ये एक जनरल बात है यहां पर। इफ वी पुट एसीटोन ऑन अवर हैंड, हम अपने हाथ पर, ठीक है, हथेली पर एसीटोन डालें या फिर परफ्यूम होता है ना, हम अपने हाथ पर इस तरह से परफ्यूम अगर डालेंगे तो वो हमें कूल फील होगा। क्यों फील होगा, आगे यहां पर दिया गया है, इट गेट वेपराइज बाय टेकिंग हीट फ्रॉम अवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। अगर हमने अपनी हथेली पर एसीटोन डाला है या फिर परफ्यूम डाला है, हमारा जो भी परफ्यूम होगा ना वो हमारी हथेली से हीट को ले लेता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हमारी हथेली से लेगा, हमारी पाम से लेगा और वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट कहां से ली उसने, हमारी हथेली से, हमारी पाम से। अगर हमारी पाम ने हीट उसको दे दी तो पाम कैसी हो जाएगी, हीट तो दे दी तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, एसीटोन डालते हैं या फिर परफ्यूम डालते हैं तो वो हमें कूलिंग फील होती है, क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारी हथेली से लेके लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाते हैं, एसीटोन या फिर परफ्यूम। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में है, ये एक बेनिफिट है जो भी इवेपोरेशन होता है उसका। इसमें दिया है वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, जरूरी है। क्यों जरूरी है, टू कीप अस कूल, वो हमें ठंडा रखते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं ठंडा और कंफर्टेबल, एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू एयर फॉर इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, दस कूल्स आवर बॉडी। जो भी कॉटन क्लॉथ होते हैं वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, जो हमारे पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे हमारी बॉडी से, वो एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ एयर में, जो भी कपड़ा होता है वो एयर में उस स्वेट को एक्सपोज कर देता है। एयर क्या करती है, एयर उसको वेपर में कन्वर्ट करती है। एयर अगर होगी तो वेपोराइजेशन जल्दी से होता है, विंड होगी ना तो वेपोराइजेशन जल्दी से होगा। अब वेपोराइजेशन होने के लिए जो भी स्वेट है ना वो क्या करेगा, उसको हीट की जरूरत होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारी बॉडी से लेता है। हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्वेट यानी कि पसीना लेकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बॉडी से उसने हीट ली है तो हमारी बॉडी ठंडा फील करती है। इसीलिए जरूरी होता है समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहनना, बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट यहां पर है, often people sprinkle water on ground during summer. This water takes heat from ground and surrounding air to evaporate, thus making the place कूल। आपने देखा होगा गर्मी का मौसम होता है, लोग अपनी छत पर या फिर आसपास पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी पानी होता है
वो ग्राउंड यानी कि जमीन से और जो भी आसपास की हवा होती है वहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है। जो भी जमीन ग्राउंड होता है और एयर होती है वहां से वो लेटेंट हीट ले लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड और एयर जो होती है ना आसपास की वो ठंडी हो जाती है, ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है। कूलर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। कूलर में जब पानी डालते हैं ना तो कूलर के अंदर वाली हवा ठंडी कैसे होती है, कूलर की हवा ठंडी क्यों आती है? क्योंकि जो भी पानी उसमें डाला गया है कूलर में वो कूलर की हीट को, जो भी लेटेंट हीट है कूलर की हीट को वो मतलब जो लिक्विड होता है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है। कूलर हीट लूज करता है, लेटेंट हीट जो है वो वाटर लेके वेपर में चेंज हो जाता है। कूलर हीट लूज करेगा तो ठंडी हवा हमें मिल जाती है। इसी तरह से जो मटका होता है वो भी काम करता है। बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे यूजेस हैं इवेपोरेशन के, जिसकी वजह से हमें ठंडक मिलती है। सो इवेपोरेशन के बाद अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं कुछ इस चैप्टर के, उनको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर को किस किस तरह से मेजर किया जा सकता है। तो यहां पर दिया है टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। टेम्परेचर को दो स्केल से मेजर किया जा सकता है क्लास 9th में, सेल्सियस से जिसका सिंबल डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन जिसका सिंबल के होता है। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। अब सपोज करो हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है, उसको हमें अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? हमें जरूरत होगी फॉर्मूले की। सो डिग्री से अगर केल्विन में चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला है, और केल्विन से डिग्री में चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले हैं सिंपल सिंपल। अगर हमें डिग्री से केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा केल्विन इक्वल्स टू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। इसी तरह से केल्विन से डिग्री में चेंज करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में केल्विन माइनस में 273। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं किस तरह से इनको हमें अप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल में है कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले के हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस है इसकी जगह पर जो भी टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है इसको पुट कर देंगे। यहां पर 37 गिवन है तो 37 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज लगा करके 273 जो है इसको भी लिख देंगे। जो भी हमारी कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। 37 प्लस में 273 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 310, और जो भी इसकी यूनिट होगी वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डिग्री सेल्सियस से हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल के। अगर 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन वाले स्केल पर देखेंगे तो वो हो जाएगा 310 केल्विन यानी कि 310 केल्विन। बिल्कुल सिंपल है ना। इसी तरह से केल्विन को डिग्री में इस वाले फॉर्मूले से चेंज किया जाता है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वर्ट 314 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। 314 केल्विन हमें दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज कर लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा हमारा गाइस केल्विन माइनस में 273। केल्विन की जगह पर के की जगह पर 314 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 273 हमारा एज इट इज यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर देखो 314 में से 273 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 41। हमने क्या किया है, 314 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया तो 41 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मिल जाता है। इजी सा कॉन्सेप्ट है। केल्विन को डिग्री में या फिर डिग्री को केल्विन में सिंपल सिंपल फॉर्मूलों की हेल्प से चेंज किया जा सकता है। टेम्परेचर की जो भी यूनिट होती है उनको यहां पर इस वाले पेज पर हमने एग्जांपल्स के साथ समझ लिया है, उनको किस तरह से कन्वर्ट करना है वो भी हमने देख लिया है। तो ये था लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो हो जाता है कंप्लीट। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स यानी कि ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
क्लास 9 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की या फिर और भी सब्जेक्ट्स की जो भी वीडियोस हैं, मैं इसी तरह से लेकर आता रहूंगा। इसके अलावा इस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वाली वीडियो में बुक वाले क्वेश्चंस तो आपको कराए ही गए हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए गए हैं जिनके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो उसको भी देख लेना और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।